आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग काजान में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के दरमियान रिश्तों में काजान में नया कौंसल खाना शुरू किए जाने से मजीद बेहतरी आएगी। वजीर-ए-आज़म ने भारत के इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा एक पुरअमन अंदाज में हल किया जाना चाहिए। भारत और सिंगापुर ने खासतौर पर ऑटोमेशन में और मसनूई ज़हानत AI के मैदानों में सनती ताउन में इजाफा करने से इत्तफाक किया है। झारखंड में दूसरे मरहले के असम्बली इंतखाबात और महाराष्ट्र में एक ही मरहले में कराए जाने वाले इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। इम्कान है कि शदीद समुद्री तूफान दाना जुमेरात की रात को ओडिशा के साहिल पर पहुंच जाएगा। 14 साहिली और आसपास के जिलों में सभी स्कूल कल से 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। सेंसेक्स में 930 पॉइंट्स और निफ्टी में 309 पॉइंट्स की कमी आई। और हॉकी में सुल्तान ऑफ जौहर कप के एक ग्रुप मरहले के मैच में भारत की जूनियर मर्दों की टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज से पहर 16वीं ब्रिक्स सरबराह इजलास के मौके पर कजान में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बाहमी मीटिंग की। अपनी मीटिंग के दौरान वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि रूस के उनके हालिया दौरे करीबी ताउन और गहरी दोस्ती के अक्कास हैं। जनाब मोदी ने कहा कि काजान में नए कौंसल खाने के खोले जाने से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कजान में भारतीय हुकूमत के अपना कौंसल खाना खोले जाने के फैसले का खैर मकदम किया। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии. जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल को रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। रूस यूक्रेन जंग पर वजीर-ए-आज़म मोदी ने भारत के इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि इस मसले को पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर-ए-आज़म मोदी ने सदर पुतिन के साथ अपनी मीटिंग को शानदार करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत इस बात पर मरकूज रही कि मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात को किस तरह मजीद तक़वियत दी जाए। बाद में खारजी उमूर की वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने रूस की क़यादत में ब्रिक्स सरबराह इजलास की सताइश की और सरबराह इजलास की कामयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत रूस ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में जारी जंग समेत इलाकाई और बाहमी उमूर के पहलू पर भी गुफ्तगू की। वजीर-ए-आज़म मोदी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए रूस के 2 रोजा दौरे पर आज से पहर कजान पहुंचे थे। ये सरबराह इजलास कल से शुरू होगा। इस सरबराह इजलास का मौजू है मुनसिफाना आलमी फरोग और सिक्योरिटी के लिए कसीर मुल्की निजाम को मजबूत बनाना। पेश है हमारे नामा निगार नसीम नकवी की ये रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात को एक शानदार मुलाकात माना जा रहा है, जिससे भारत और रूस के दरमियान मौजूद गहरे रिश्ते उजागर होते हैं। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी बातचीत की अहमियत को उजागर किया है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। ये मीटिंग भारत और रूस के दरमियान देरपा और हमेशा वसअत पाती हुई शराकतदारी का सबूत है, जो एतमाद, बाहमी मफाहमत और दिफाई तालमेल पर मबनी है। दोनों रहनुमाओं ने उन देरीना ताल्लुकात की खुसूसी नौइयत की अहमियत का इजहार किया, जो हालिया जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे की पेचीदगियों के बावजूद कायम दायम है। जैसा कि जनाब मोदी ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान ताल्लुकात काफी गहरे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी आलमी हालात और वाक़यात की तश्कील में एक अहम रोल अदा करती रहेगी। कजान से उर्दू खबरों के लिए नसीम नकवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कजान में ब्रिक्स सरबराह इजलास के मौके पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ भी बाहमी मीटिंग की। सिंगापुर के वजीर दिफा डॉक्टर एन.ई. हेन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर हेन का खैर मकदम करते हुए कहा कि भारत और सिंगापुर के दरमियान दो तरफा ताउन की एक मालामाल तारीख है। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि इस ताउन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सिंगापुर के हालिया दौरे से और भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज मीटिंग के दूसरे राउंड के इख्तिताम पर और भी इजाफा हुआ है। सदर जमहूरिया ने खुशी का इजहार किया कि ताल्लुकात एक जामे दिफाई शराकतदारी तक पहुंच गए हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों की दिफाई तहकीक व तरक्की की टीमों के दरमियान करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया, ताकि दिफा के शोबे में ताज़ा तरीन महारत और टेक्नोलॉजी की तरक्की से फायदा हासिल हो। भारत और सिंगापुर ने खासतौर पर ऑटोमेशन और मसनूई ज़हानत AI जैसे जदीद तरीन शोबों में सनती ताउन में इजाफा करने से इत्तफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और सिंगापुर के वजीर दिफा डॉक्टर एन.ई. हेन ने आज नई दिल्ली में भारत सिंगापुर वज़राए दिफा के छठे मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत की। जनाब सिंह ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकतदारी दोनों मुल्कों की बढ़ती हुई कुर्बत का सबूत है। दोनों वजीरों ने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान जाहिर किया। दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते हुए मैदानों में दिफाई ताउन को बढ़ावा देने से इत्तफाक किया। उन्होंने अगले 5 साल के लिए मुश्तरका फौजी तरबियत के बारे में दो तरफा मुआहदे में तौसी से भी इत्तफाक किया। मीटिंग के दौरान सिंगापुर के वजीर दिफा ने इतराफ किया कि भारत एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए एक दिफाई आवाज है। दो तरफा ताल्लुकात को हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सिंगापुर के दौरे में एक जामे दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया गया था। आज की इस मीटिंग की अहमियत और भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये भारत की मशरक नवाज पॉलिसी की एक दहाई पूरा होने के मौके पर मुनक्किद की गई थी। इस पॉलिसी ने सिंगापुर में इक़्तिसादी ताउन को फरोग देने और खित्ते के मुल्कों के साथ दिफाई राब्ता पैदा करने में एक अहम रोल अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अदालती मुदाखलत की गुंजाइश को कम से कम करने के लिए कानून का मसवदा तैयार करने में कानूनी वजाहत की अहमियत पर जोर दिया है। गांधीनगर में कानून का मसवदा तैयार करने से मुतालिक एक वर्कशॉप में गुजरात असम्बली के कानून साज अरकान से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि मुसवदे में जितना ज्यादा इबहाम होगा, अदालती मुदाखलत की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि वाज़े और खामियों से पाक कानून से न सिर्फ ये कि इसके निफाज में बल्कि जमहूरी निज़ाम की काया पलट में भी मदद मिलती है। उन्होंने ऐवान के मेंबरों पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो कानून का मुसवदा मुरतब करने में तरबियत हासिल करें, ताकि मुस्तकबिल के इस कानून की मंतिक और इसके काबिल अमल होने की नौयत में इजाफा हो। इस मौके पर गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और गुजरात असम्बली के स्पीकर शंकर चौधरी भी मौजूद थे। झारखंड असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगियां दाखिल करने में तेजी आती जा रही है। इस मरहले के लिए अब तक 57 नामजदगी पर्चे दाखिल किए जा चुके हैं। नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ आज दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। झारखंड में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में होने हैं। पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, जबकि दूसरे मरहले के लिए पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। पहले मरहले के तहत 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 20 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में चलाई गई तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी साजो सामान और 7 करोड़ 72 लाख रुपए से
زیادہ کی نقد رقم ضبط کی گئی ہے۔ مثالی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے 12 FIR درج کی گئی ہیں۔ رانچی سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات اور ناندیڑ لوک سبھا کے ضمنی چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے۔ 20 نومبر کو سبھی 288 اسمبلی حلقوں اور ناندیڑ پارلیمانی حلقے کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ نتیجوں کا اعلان 23 نومبر کو کیا جائے گا۔ یہ انتخابات اصل میں بی جے پی شیو سینا اور NCP کے حکمراں اتحاد اور کانگریس شیو سینا ادھو بھالا صاحب ٹھاکرے اور NCP شرد پوار کے اپوزیشن اتحاد کے درمیان ہوں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وقف کے ترمیمی بل 2023 سے متعلق پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے TMC کے ممبر پارلیمنٹ کلیان بنرجی کو ایک دن کے لیے کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت سے معطل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ آج ایوان پارلیمنٹ میں کمیٹی کی میٹنگ کے دوران ان کے بیجا رویے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ میٹنگ کے دوران جناب بنرجی کی BJP کے ممبر پارلیمنٹ ابھیجیت گنگوپادھیائے کے ساتھ تکرار ہو گئی تھی۔ بعد میں ابھیجیت نے ناروا سلوک کا مظاہرہ کیا۔ وقف کے ترمیمی بل پر مشترکہ کمیٹی کی آج جناب جگدمبکا پال کی صدر نشینی میں میٹنگ کی گئی تھی، جس کے دوران کمیٹی کو اس بل کے بارے میں مختلف طریقوں اور انڈین یونین مسلم لیگ IUML کے 5 ارکان پارلیمنٹ کے وفد کے نظریات اور تجاویز کی سنوائی کرنی تھی۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ 4G کے شروع ہونے سے اب تک پچھلے 6 مہینوں میں بھارت سنچار نگم لمیٹڈ BSNL کے سبسکرائبر کی تعداد 75 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ 8 لاکھ ہو گئی ہے۔ آج نئی دلی میں نئے لوگوں اور BSNL کے ساتھ خدمات کا آغاز کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ 4G ٹیلی کام نیٹ ورک تیار کرنے والا بھارت دنیا کے 6 ملکوں میں سے ایک ملک ہے، جو جلد ہی 5G کی جانب بڑھے گا۔ ایک رپورٹ۔ نئے لوگوں کے علاوہ BSNL نے 7 نئی پہل قدمیوں کا بھی اعلان کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کیسے رابطہ قائم کرتا ہے، مواصلات انجام دیتا ہے اور اپنی ڈیجیٹل سیکیورٹی میں کیسے اضافہ کر رہا ہے۔ یہ شعبے ہیں اسپیم فری نیٹ ورک، نیشنل وائی فائی رومنگ، انٹرنیٹ فائبر، ٹی وی، اینی ٹائم سم کیوسک، ڈائریکٹ ٹو ڈیوائس سروسز، لوگوں کی حفاظت اور قدرتی آفات کی صورت میں راحت اور کانکنی میں پہلی بار پرائیویٹ 5G کی سہولت۔ بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔ شدید سمندری طوفان دانا خلیج بنگال میں زور پکڑ رہا ہے اور 4 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اوڈیشہ کے ساحل کی سمت بڑھ رہا ہے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو اس کے اوڈیشہ کے ساحل پر پہنچنے کی توقع ہے۔ اس کے پیش نظر اوڈیشہ حکومت ہائی الرٹ پر ہے۔ حکومت نے ممکنہ طور پر ایسے علاقوں سے انخلا شروع کر دیا ہے جو طوفان سے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ ریاستی حکومت نے کل سے اگلے 3 دن کے لیے تمام ڈاکٹروں کی بھی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ BSE سینسیکس میں آج 930 پوائنٹس یا 1.15% کی کمی آئی اور یہ 80,221 پر بند ہوا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج نفٹی میں بھی 309 پوائنٹس یا 1.25% کی کمی آئی اور یہ 24,472 پر بند ہوا۔ غیر ملکی زر مبادلہ کی مارکیٹ میں آج روپے کی قدر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ایک امریکی ڈالر کی قدر 84 روپے 7 پیسے رہی۔ بھارت کی صرافہ مارکیٹ میں 24 کیرٹ سونا فی 10 گرام 78,510 روپے رہا اور 999 فائن چاندی کی قیمت بھی بڑھ کر فی کلو گرام 99,240 روپے ہو گئی۔ ہاکی میں مردوں کے جونیئر بھارتی ٹیم نے میزبان ملیشیا کو آج سلطان جوہر کپ کے گروپ اسٹیج میچ میں 4-2 سے ہرا دیا۔ بھارتی ٹیم نے اپنی مسلسل جیت سے ٹورنامنٹ میں جوہر دکھائے ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس سربراہ کانفرنس سے الگ کازان میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور روس کے درمیان رشتوں میں کازان میں نیا قونصل خانہ شروع کیے جانے سے مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم نے بھارت کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ روس یوکرین تنازع ایک پرامن انداز میں حل کیا جانا چاہیے۔ بھارت اور سنگاپور نے خاص طور پر آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت AI کے میدانوں میں صنعتی تعاون میں اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ جھارکھنڈ میں دوسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات اور مہاراشٹر میں ایک ہی مرحلے میں کرائے جانے والے انتخابات کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ امکان ہے کہ شدید سمندری طوفان دانا جمعرات کی رات کو اوڈیشہ کے ساحل پر پہنچ جائے گا۔
اور हॉकी में सुल्तान ऑफ जौहर कप के एक ग्रुप मरहले के मैच में भारत की जूनियर मर्दों की टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।